गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कैविटेशन के कांस्टेंट के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक वो है कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। ठीक, मैंने बताया था जब टरबाइन में डिस्कस किया था वहां पे भी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के बारे में बात की थी। ठीक, और मैंने बताया था कि ये कर्व आप लोग ठीक से अपने दिमाग में इमेजिन कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। क्यों? क्योंकि ये कर्व इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि समय के साथ जब आप आगे के लिए स्टडी करने जाएंगे तो आपको न्यूमेरिकल पढ़ने को मिल जाएंगे, फॉर्मूले पढ़ने को मिल जाएंगे, पर ये कर्व इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व आपको बार बार पढ़ने को नहीं मिलते। और फिर होता क्या है कि जो एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं वो वेल डिपेंडेंट होते हैं कैरेक्टरिस्टिक कर्व पे। ठीक, तो मैंने जब बात की थी, हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक कर्व, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व की बात की थी, किसके लिए? टरबाइंस के लिए बात की थी। तो याद करिए टरबाइंस के लिए केस में हमने तीन तरीके के कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखे थे। एक मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व थे, मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व। फिर इसके बाद दूसरे थे ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। क्या थे? दूसरे थे ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। और तीसरा जो था वो क्या था? आइसो इफिशियंसी कर्व। आइसो इफिशियंसी कर्व। तीन तरीके कर्व हम लोगों ने कहां पे पढ़े थे? टरबाइन में तीन तरीके कर्व पढ़े थे। क्लियर? ये कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व तीन तरीके के हमने किसमें पढ़े थे? टरबाइन में पढ़े थे। बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके से, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम यही कर्व किस में डिस्कस करने वाले हैं? सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं इस तरीके से डिस्कशन करूंगा कि आपका टरबाइन के कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व भी आपके साथ के साथ क्या होते जाए? रिवीजन होते जाए। ठीक, तो अंतर कहां पे आता है वो चीज को आपको पकड़ना है कि टरबाइन और पंप के केस में कहां पे आपका अंतर आने वाला है। क्लियर? तो जरा देखते हैं। सबसे पहला जो कर्व पंप के केस में होता है वहां पे भी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व और ऑपरेटिंग यहां पे ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व दोनों होते हैं। एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व एंड ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व एक साथ दोनों इसमें डिस्कस किए जाते हैं। ठीक, जरा चेक करते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व जब टरबाइन के लिए आपने डिजाइन किया था, किसके लिए डिजाइन किया था? टरबाइंस के लिए। तो टरबाइंस में क्या था? आपने वहां पे हेड को कांस्टेंट माना था। क्या किया था? हेड को कांस्टेंट माना था और क्यू को वेरी कर रहे थे हम लोग। क्यू को क्या कर रहे थे? वेरी कर रहे थे बाय गेट ओपनिंग। बाय गेट ओपनिंग, याद करिए, बाय गेट ओपनिंग। हेड को कांस्टेंट रख के हम लोगों ने कर्व खींचे थे, क्यू को वेरी कर रहे थे बाय गेट ओपनिंग। क्लियर? ठीक, और वहां पे हम लोगों ने गेट ओपनिंग के थ्रू इस तरीके से हम लोगों ने कर्व खींचे थे कि यहां पे हम लोगों ने स्पीड को वेरी कराया था। किसको वेरी कराया था? स्पीड को एनयू, यूनिट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ खींचे थे कर्व। और तीन तरीके कर्व गेन किए थे, एनयू पीयू, एनयू पीयू और एनयू के साथ ही हम लोगों ने ओवरऑल इफिशियंसी कर्व ड्रॉ किए थे। क्लियर? तो जब डिस्चार्ज की बात की थी तो हम लोगों ने यहां पे तीन तरीके के कर्व देखे थे। एक तो हम लोगों ने पेल्टन व्हील के कर्व में देखा था। क्लियर? किसके लिए? जहां पे ये फुल गेट ओपनिंग, ठीक, ये 3/4, फिर 1/2 और 1/4 इस तरीके से गेट ओपनिंग बनी हुई थी। पेल्टन व्हील के केस में हम लोगों ने देखा था कि पेल्टन व्हील में आपकी स्पीड का डिस्चार्ज के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। ये कैसा रहता है? आपकी स्पीड चाहे बढ़े और चाहे घटे, क्यू आपका कांस्टेंट ही रहने वाला है। ये बता रहा था हमारा पेल्टन व्हील के केस में। क्लियर? वहां पे हमने देखा था कि स्पीड आप बढ़ाइए या घटाइए, आपके डिस्चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये आपने पेल्टन व्हील के केस में देखा था। ठीक, वहीं यदि दूसरी तरफ बात की जाए, ठीक, तो यदि मैं यही चीज फ्रांसिस टरबाइन के लिए यदि बात कर रहा हूं तो वहां पे आपने देखा था कि ये कर्व कुछ नीचे की ओर हो गए थे। ठीक, जहां पे ये फुल गेट ओपनिंग थी, याद करिए 3/4, ये 1/2, 1/4 इस तरीके से। तो जब यही चीज किसके लिए? फ्रांसिस टरबाइन के लिए हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो वहां पे हम लोगों ने देखा था
कि आपका यदि NU बढ़ेगा तो आपका डिस्चार्ज घटने शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन है वो क्या कर रहा था, आपके डिस्चार्ज को अफेक्ट करता है और आपके डिस्चार्ज को घटाने का काम करता है सेंट्रीफ्यूगल। क्योंकि नंबर ऑफ ब्लेड्स क्या होती है इसमें, बहुत ज्यादा होती है। जो फ्रांसिस टरबाइन होती है या मीडियम रेंज वाली, जो मीडियम स्पेसिफिक स्पीड वाली टरबाइंस होती हैं, उनमें नंबर ऑफ ब्लेड्स बहुत ज्यादा होती हैं और सेंट्रीफ्यूगल एक्शन क्या करता है, डिस्टरबेंस पैदा करता है डिस्चार्ज को मेंटेन करने के लिए। इसीलिए जब स्पीड इंक्रीज करती है फ्रांसिस टरबाइन के केस में तो डिस्चार्ज कम हो रहा था। वही बात करते हैं यदि हम लोग कैपलन टरबाइन के लिए हम लोगों ने देखा था, तो यहाँ पे हमारा डिस्चार्ज क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, याद करिए। ठीक, यहाँ पे डिस्चार्ज बढ़ रहा था जब कैपलन टरबाइन की बात की थी। किसके लिए बात की थी, कैपलन टरबाइन के लिए बात की थी। तो NU बढ़ने के साथ QU हमारा डिस्चार्ज इंक्रीज कर रहा था। क्यों? एक तो पहला कारण था कि नंबर ऑफ ब्लेड्स बहुत कम होती हैं और दूसरा जो होता है एक्सियल फ्लो होता है। कैसा होता है, एक्सियल फ्लो होता है। इसलिए जैसे स्पीड इंक्रीज करती है फ्लो एक्सियल डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा था। ठीक, तो हमें वहां पे QU NU के 3 कर्व मिले थे, एक पेल्टन व्हील को, दूसरा फ्रांसिस को, तीसरा कैपलन टरबाइन। ठीक, हेड को कांस्टेंट रखा था और डिस्चार्ज को वेरी कराया था विद रिस्पेक्ट टू हमने हमारी स्पीड। और इसी के साथ हम लोगों ने कर्व खींचे थे, किसके लिए, हम लोगों ने और कर्व खींचे थे किसके लिए, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व में ही NU के रिस्पेक्ट में हमने कर्व खींचे थे पावर आउटपुट के। ये पावर कौन सी थी, आउटपुट पावर, हमें जो इफिशियंसी से मिल रही थी, यानी ये कौन सी आउटपुट पावर, यानी शाफ्ट पावर की हम लोगों ने खींचे थे। और वहां पे हमें कुछ ऐसे कर्व मिले थे। ठीक, ये भी थोड़े थोड़े डिफरेंस में थे कि जो हमारे यदि पेल्टन व्हील के लिए थे तो ये पॉइंट कैसे थे, लगभग क्लोज थे, और जब दूसरी टरबाइंस के लिए थे तो ये पॉइंट थोड़ी दूरी पे डिस्टर्ब करते हैं। यानी इसी तरीके से इफिशियंसी का कर्व हम लोगों ने गेन किया था। यहाँ पे ओवरऑल इफिशियंसी का कर्व भी देखा था। ठीक, कुछ ऐसे ही कर्व बने थे। क्लियर? तो यहाँ पे बस अंतर क्या आया था कि जब आप पेल्टन व्हील के लिए ओवरऑल इफिशियंसी वाला कर्व बनाते हैं तो उसके जो पॉइंट होते हैं वो कैसे हो जाते थे, उसके जो पॉइंट थे, जो मैक्सिमम इफिशियंसी वाले पॉइंट थे, वो लगभग एक स्पीड पे ही ड्रॉ हो रहे थे। लगभग ये जो मैक्सिमम इफिशियंसी वाले पॉइंट थे वो लगभग एक स्पीड पे आ रहे थे। जबकि कैपलन या फ्रांसिस टरबाइन की बात करें तो उस समय ये पॉइंट कैसे थे, अलग अलग स्पीड पे मिल रहे थे। क्लियर? ये थे हमारे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, किसके लिए, टरबाइंस के लिए। अब हमें बात करनी है किसके लिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए। तो जरा सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में बात करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कंडीशन यहाँ पे हमने हेड को कांस्टेंट रखा था, Q को वेरी करा रहे थे और स्पीड को वेरी करा रहे थे। ठीक, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व में। ठीक, यह पावर भी देख रहे थे, इफिशियंसी देख रहे थे। ये कंडीशन थी टरबाइन के लिए। पर जब वहीं पे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए डिजाइन किए जाते हैं तो वहां पे कंडीशन चेक करिए। कंडीशन क्या हो रही है, आपकी स्पीड इस बार कांस्टेंट रखनी है। क्या रखनी है, आपकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, हेड आपका वेरी करने वाला है, हेड वेरी करेगा और क्या वेरी करेगा, आपका डिस्चार्ज वेरी करने वाला है। हेड और डिस्चार्ज वेरी करने वाले हैं। यानी अब आपका जो काम यहाँ पे NU स्पीड कर रही थी, यहाँ पे वो काम डिस्चार्ज करेगा। यानी आपके सारे कर्व डिस्चार्ज के रिस्पेक्ट में मिलेंगे। किसके रिस्पेक्ट में मिलेंगे, डिस्चार्ज के रिस्पेक्ट में। और अब आप किसके किसके कर्व खींचेंगे, HM के। ठीक, पावर यहाँ पे इनपुट करते हैं, आपको आउटपुट पावर नहीं मिलती है। पंप का केस है, पावर इनपुट पे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है और तीसरी होती है ओवरऑल इफिशियंसी। क्लियर? तो अंतर चेक करिए। वहां पे जब टरबाइन का केस था, हेड को कांस्टेंट रख करके आपने स्पीड को हर एक केस के साथ वेरी कराया था, Q, P और ओवरऑल इफिशियंसी के लिए। यहां पे आप स्पीड को कांस्टेंट रखेंगे, डिस्चार्ज के रिस्पेक्ट में आप सारे कर्व खींचेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व खींचे जाएंगे वो किस पे खींचे जाएंगे, डिस्चार्ज के रिस्पेक्ट में। जबकि टरबाइन के केस में क्या था,
स्पीड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो डिस्चार्ज के रिस्पेक्ट में यदि हम सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए कर्व खींचने वाले हैं तो हर एक बार डिस्चार्ज के रिस्पेक्ट में खींचे जाएंगे। कौन कौन से कर्व खींचेंगे? एक तो हमारा हेड, दूसरा हमारा इनपुट पावर, क्या इनपुट पावर, और इफिशियंसी, ओवरऑल इफिशियंसी। 3 कर्व हम लोगों ने वहां पे भी खींचे थे। तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे डिस्चार्ज बढ़ता है, स्पीड को इस बार क्या रखना है, ये सारे के सारे कर्व किस में, स्पीड कांस्टेंट पे खींचे जाते हैं, जबकि टरबाइन केस में क्या था, हेड कांस्टेंट था। तो यदि हम देखते हैं अलग अलग स्पीड पे तो हम लोग को पता चलता है कि जैसे जैसे हमारा ये अलग अलग स्पीड पे खींचे गए, 960 आरपीएम, या मान लीजिए 880, ये मान लीजिए 800, ये 720 मान लीजिए, या इसी तरीके 640 मान लीजिए। तो अलग अलग आरपीएम पे यदि हम लोग अलग अलग स्पीड कांस्टेंट रख करके यदि हम लोग डिस्चार्ज के रिस्पेक्ट में हेड को ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि यदि एन कांस्टेंट है, यदि एन क्या है, कांस्टेंट है, तो जरा चेक करिए किसी भी एक स्पीड वाली लाइन को जैसे जैसे डिस्चार्ज बढ़ रहा है, क्यू बढ़ रहा है, आपका एचएम डिक्रीज कर रहा है। और ऑब्वियस सी बात है कि आप यदि सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा रहे हैं और यदि उसका हेड कम है, मैनोमेट्रिक हेड यदि उसमें कम है, मुझे सक्शन संप से लेकर के जहां पे डिस्चार्ज करना है, यदि वो टोटल हाइट कम है तो निश्चित तौर पे मेरा डिस्चार्ज क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। वहीं यदि बात करें कि यदि हमारा ये कैसा है, कांस्टेंट स्पीड पे देखा है, पर वहीं यदि मैं देखूं कि किसी एक कांस्टेंट डिस्चार्ज पे देख लें, यहीं से पता चलेगा कि यदि मैं Q को कांस्टेंट कर दूं, यानी किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू Q पे देखता हूं, तो दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे स्पीड में रिडक्शन हो रहा है, तो देखिए स्पीड में रिडक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है, हमारा हेड भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी जैसे जैसे आपकी स्पीड रिड्यूस करेगी आपका हेड भी रिड्यूस करता है। और ये ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया था कि जो हेड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा mr⍵², जो कि आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी ω², या मैं कह सकता हूँ ओमेगा, यानी ओमेगा क्या 2πn/60, ओमेगा है क्या सिंपली 2πn/60। तो मैं सिंपली यह कह सकता हूं कि एचएम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n² की, किसके है, n² के। यानी यदि आपने हेड को कांस्टेंट रखा और यदि आपकी स्पीड में डिक्रीमेंट होगा तो आपका हेड भी क्या हो रहा है, रिड्यूस होता हुआ आ रहा है। यहाँ पे हेड 960 पे, फिर 880 पे देखे तो रिड्यूस उसी तरीके से होता है। ठीक, ये जानकारी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व किस लिए, हमारे परफॉर्मेंस को अलग अलग कंडीशंस पे चेक करने के लिए ही तो खींचे जाते हैं। क्लियर। तो हम लोगों ने क्या देख लिया कि हम लोगों ने देखा कि यदि हेड वर्सेस क्यू कर्व खींचा जाए तो हमें क्या क्या, यदि स्पीड कांस्टेंट है तो यदि डिस्चार्ज बढ़ रहा होगा, सॉरी यदि स्पीड कांस्टेंट है, यदि डिस्चार्ज बढ़ रहा होगा तो आपका हेड कैसा हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जबकि यदि क्यू कांस्टेंट रखा गया है तो यदि आपकी स्पीड डिक्रीज कर रही है तो निश्चित तौर पे आपका हेड भी क्या हो रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। वहीं यदि इनपुट पावर का कर्व खींचे तो ये कर्व कुछ ऐसे मिलते हैं, ये डिस्चार्ज के रिस्पेक्ट में कुछ ऐसे मिलते हैं। इसी तरीके से 960 पे खींचिए, ये 880 पे मान लीजिए, ये 800 पे, ये 720 पे, ये 640 पे। ठीक, तो यहां पे गौर से देखिए कि जैसे जैसे आपकी इनपुट पावर डिस्चार्ज बढ़ रहा है, ये भी कैसी है स्पीड, अभी यदि कांस्टेंट देख रहे हैं तो यदि स्पीड को कांस्टेंट करके देख रहे हैं तो ये जैसे जैसे मेरा डिस्चार्ज बढ़ रहा है तो मुझे निश्चित तौर पे स्पीड कांस्टेंट है तो इनपुट पावर बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, यानी मुझे टॉर्क ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। वहीं यदि किसी में पर्टिकुलर क्यू वैल्यू पे इसको कंसीडर करके देखूं, यानी क्यू को यदि कांस्टेंट कर दूं तो मुझे क्या पता चलेगा कि जैसे जैसे स्पीड में रिडक्शन हो रहा है 960, 880, 800, 710 to 640, तो निश्चित तौर पे पी इनपुट पावर भी हमारी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। वहीं यदि उल्टा देखा जाए तो यदि एन
बढ़ रहा है तो पी इनपुट भी हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, इस तरीके से मैं इस कर्व की एनालिसिस कर सकता हूं। क्लियर? तो मुझे इनपुट पावर और डिस्चार्ज में भी रिलेशन मिल गया। अब यदि मैं बात करूं, तीसरा कर्व था हमारा ओवरऑल इफिशियंसी का। किस पे डिपेंड करती है? ओवरऑल इफिशियंसी की बात करते हैं। तो यदि ओवरऑल इफिशियंसी का कर्व आप देखते हैं क्यू के रिस्पेक्ट में, तो ये कर्व कुछ ऐसा मिलता है कि ये ऐसे। क्लियर? ये ओवरऑल इफिशियंसी का कर्व मान लीजिए कुछ ऐसे मिलता है। ठीक, ये मान लीजिए अलग 960 पे है, ये 880 पे है, ये 800 पे है, ये 720 पे है। ठीक, इसी तरीके से और एक खींच दीजिए तो ये मान लीजिए 640 पे है। यहां पे गौर से देखिए तो आपको यदि मान लीजिए ये पर्टिकुलर ये क्या है, इफिशियंसी, ओवरऑल इफिशियंसी यदि मैंने मान ली कि 70% है, तो 70% की लाइन को यदि मैं कट कर रहा हूं, यदि ये हॉरिजॉन्टल लाइन में आगे बढ़ा रहा हूं, तो जरा चेक करिए इसको। केवल मैं 960 वाली लाइन को देख रहा हूं और ये क्या है 0.70 वाली मैं ओवरऑल इफिशियंसी पे चेक कर रहा हूं, तो मुझे पर्टिकुलर दो डिस्चार्ज मिलते हैं, Q1 पे और Q2 पे। Q1 पे भी मुझे 70% इफिशियंसी मिलेगी और Q2 पे भी मुझे 70% इफिशियंसी मिलेगी, जबकि इसकी 960 की जो ओवरऑल मैक्सिमम इफिशियंसी होगी वो किसी एक अलग डिस्चार्ज Q3 पे होती है। ठीक है, इसी तरीके से मैं यदि चाहूं तो ये 0.60 पे गेन करूं तो भी मुझे 2 पॉइंट अलग अलग मिलेंगे डिस्चार्ज के, जहां पे मुझे 60% की इफिशियंसी गेन हो सकती है। ठीक, इसी चीज को बेसिस बना करके आइसो इफिशियंसी कर्व खींचे जाते हैं। क्लियर? तो यहां पे मैं क्या देख सकता हूं कि जैसे जैसे यदि मैंने स्पीड को कांस्टेंट करके रखा, यदि मेरी स्पीड कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे मेरा डिस्चार्ज बढ़ रहा है तो पहले तो इफिशियंसी क्या हो रही है आप देखिए। तो पहले यदि एक 960 वाला देख रहे हैं, स्पीड को कांस्टेंट कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि पहले तो इफिशियंसी यहां तक इंक्रीज करती है, यानी ओवरऑल इफिशियंसी पहले इंक्रीज करेगी, एक मैक्सिमम वैल्यू गेन करेगी यानी यहां पे पहुंचेगी, और इसके बाद ये ओवरऑल इफिशियंसी आपकी डिक्रीज करने वाली है। यानी जैसे जैसे क्यू इंक्रीज करेगा आपकी इफिशियंसी किसी पर्टिकुलर स्पीड पे क्या करेगी, पहले इंक्रीज करेगी, एक मैक्सिमम वैल्यू गेन करेगी और फिर इसके बाद क्या करेगी, डिक्रीज कर सकती है। क्लियर? ठीक, और साथ में हमने देखा कि यदि हम लोगों को कोई एक पर्टिकुलर इफिशियंसी चाहिए तो वो पर्टिकुलर इफिशियंसी गेन करने के लिए मुझे दो डिस्चार्ज मिल रहे हैं। ठीक, इसके बेसिस पे हम आइसो इफिशियंसी कर्व बना सकते हैं। क्लियर? फिर इसके बाद बात करते हैं किस बारे में बात करते हैं, अब बात करते हैं ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। किसकी बात करते हैं? पहले ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। किसकी बात करते हैं? ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। ऐसा है सब कुछ तरह लग जा। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की। किसकी बात करते हैं? ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख ली। जब ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने खींची थी तो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब समझिए पहले। ऑपरेटिंग का मतलब जहां पे हम ऑपरेट करना चाहते हैं, जहां पे आप ऑपरेट करना चाहते हैं, यानी जहां पे आप ऑपरेट करना चाहते हैं तो वहां निश्चित तौर पे आप क्या चाहते हैं, आपकी इफिशियंसी कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। क्या बात सही है ना? आप ऑपरेटिंग की बात कर रहे हैं, यानी ऑपरेटिंग मतलब जहां पे आप ऑपरेट करना चाहते हैं निश्चित तौर पे आप मैक्सिमम इफिशियंसी की बात कर रहे हैं। क्लियर? यदि हम मैक्सिमम इफिशियंसी गेन करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे पास, जब मैंने किसी भी तरीके की टरबाइंस की बात की हो, चाहे पंप्स की डिजाइन की बात करें, तो हमें क्या क्या पता था? हमें पता था N पावर और H। ठीक, ये पता था, और इसके बाद हम लोग एक इफिशियंसी मान के चलते थे जिसके लिए हम डिजाइन करते थे, यानी मैक्सिमम इफिशियंसी को कंसीडर करके बात करते थे। क्लियर?
तो इस पर्टिकुलर इफिशियंसी पे ही हम डिजाइन करते थे और यही डिजाइन क्या कहलाती थी मेरी डिजाइन क्राइटेरिया या डिजाइन कंडीशंस कहलाती थी और इसी पे हम लोग क्या करते थे ऑपरेट करते थे। यानी मुझे ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कहाँ पे खींचने होते हैं, जनरली मैक्सिमम इफिशियंसी गेन करने के लिए बनाए जाते हैं और निश्चित तौर पे यदि मुझे एन पहले से ही पता है तो ये कांस्टेंट स्पीड पर ही रहने वाले हैं। तो ऑपरेटिंग कर्व हमारे इफिशियंसी मैक्स के लिए खींचे जाएंगे और स्पीड क्या होगी, एक पर्टिकुलर स्पीड के लिए होगी। यानी हमने जिस पर्टिकुलर स्पीड पे अपनी मशीन को डिजाइन किया है उसके लिए खींचे जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले यदि सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करें तो यदि ऑपरेटिंग कर्व की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले मैक्सिमम इफिशियंसी कर्व गेन एक इफिशियंसी कर्व गेन करना पड़ेगा। आपने मान लीजिए ये इफिशियंसी कर्व गेन किया, ये क्या है आपका ओवरऑल इफिशियंसी कर्व, ठीक है। तो इसकी जो मैक्सिमम इफिशियंसी है यानी ये कंडीशन है, तो ये जो कंडीशन है इसके करेस्पॉन्डिंग जो आपका हेड होगा और जो आपका डिस्चार्ज होगा, ये क्या हेड कर्व ऐसे आए थे। डिस्चार्ज के रिस्पेक्ट में यदि आपने हेड कर्व खींचे थे तो कैसे आए थे, वो ऐसे ही तो आया था। तो इस मैक्सिमम कंडीशन के करेस्पॉन्डिंग जो हेड होगा और जो डिस्चार्ज होगा ये मेरा क्या कहलाएगा, डिजाइंड हेड एंड डिस्चार्ज कहलाता है। क्या कहलाता है, डिजाइंड हेड एंड डिस्चार्ज। यानी इसके लिए हम डिजाइन करेंगे, इस हेड को गेन करने की कोशिश करेंगे जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है को ऑब्टेन करना है और इस डिस्चार्ज को गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर। अब ध्यान से देखिए कि अब यदि मैं इसमें पावर इनपुट की बात करूं तो पावर इनपुट कर्व कुछ ऊंचाई से स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ पावर इनपुट हमारा जाएगा लेकिन उस समय हमें डिस्चार्ज नहीं मिलेगा, केवल फ्रिक्शनल लॉसेस को ओवरकम करने में निकल जाएगा। यानी मेरा जो पावर इनपुट कर्व होगा वो कुछ ऐसा जाएगा, ठीक। और इसका जो मैक्सिमम पावर इनपुट है वो निश्चित तौर पे क्या होने वाला है, पावर इनपुट कर्व है ये, ठीक। तो इसका जो मैक्सिमम लाई करेगा इस पावर इनपुट कर्व का वो निश्चित तौर पे हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे तो नहीं लाई करेगा, इसका मैक्सिमम लाई करेगा कुछ अलग डिस्टेंस पे, हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी से अलग होना चाहिए। क्लियर। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम एफिशिएंसी पे यदि पावर इनपुट ही हाई होगी, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, उस समय पावर कैसी होनी चाहिए, पावर इनपुट कुछ कम होनी चाहिए, तभी तो हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। और इसी तरीके से यदि पावर आउटपुट की बात करें तो आउटपुट हमें यहीं से मिलना शुरू हो जाएगा कुछ ना कुछ इस तरीके से, और वो भी क्या होगा, उसका भी आउटपुट पावर आउटपुट भी थोड़ी सी आगे जाकर के मैक्सिमम गेन करेगा। क्लियर। तो जो मैक्सिमम इसी इफिशियंसी के करेस्पॉन्डिंग ये कंडीशंस होंगी, पावर आउटपुट, पावर इनपुट, हेड और डिस्चार्ज, ये सारे के सारे क्या होंगे, पावर इनपुट की बात करें या पावर आउटपुट की बात करें, ये जो इस कर्व से हमें जो क्राइटेरिया या डिजाइन जो मिलती हैं इन्हें हम कहते हैं डिजाइन क्राइटेरिया। क्या कहते हैं, डिजाइन क्राइटेरिया। ऑपरेटिंग कर्व खींचे ही इसलिए जाते हैं कि मैं उस पर्टिकुलर स्पीड यानी एन कांस्टेंट पे जो जिस मशीन के लिए मैं खींच रहा हूं उसकी अपनी एक पर्टिकुलर स्पीड होगी। जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करें तो उसमें जो मोटर होगी अपनी एक क्या, उसकी एक फिक्स लिमिटेड स्पीड होगी। तो उस स्पीड पे मुझे जो मैक्सिमम इफिशियंसी मिलेगी उसमें कौन कौन से वैल्यूज क्या रहने वाली, हेड की वैल्यू क्या रखूंगा, डिस्चार्ज कितना रखना है, पावर इनपुट कितना होगा, पावर आउटपुट क्या मिलेगा, इसलिए खींचे जाते हैं मेरे कौन से कर्व, ये ऑपरेटिंग कर्व। क्लियर। और इसी तरीके से यदि बात की जाए, यदि पावर ऑपरेटिंग कर्व हमने ये तो किसके लिए थे, सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए। किसके लिए बात की है, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए। यदि यहीं पे मैं टरबाइन के यदि ऑपरेटिंग कर्व्स को देखूं तो टरबाइन के लिए जो ऑपरेटिंग कर्व आपने खींचे थे उसमें हम लोगों ने दो तरीके के कर्व गेन किए थे। एक तो इसी तरीके से Q और यहां से कुछ दूरी पे मुझे क्या मिला था, एक ओ इफिशियंसी कर्व खींचा था, ठीक, जहां पे जो है मैक्सिमम आया था। क्लियर। ठीक। और ये पावर आउटपुट था, कैसा था ये पावर आउटपुट था।
तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज मिली थी उनको हमने कहा था डिस्चार्ज। और निश्चित तौर पे ये जो डिस्चार्ज था जो टरबाइन को इनपुट किया जा रहा था, यानी इतने पे हमें कोई पावर या एफिशिएंसी नहीं मिलती, यहां पे आया था उसका फ्रिक्शनल ओवरकम। ये कहां पे, ये डिस्चार्ज किस में चला गया था, फ्रिक्शन को ओवरकम करने में। जैसे पावर इनपुट हमारा कहां पे, थोड़ी ऊपर की डिस्टेंस से स्टार्ट हुआ था। ठीक, इसके अलावा हमने ऑपरेटिंग कर्व में एक कर्व और पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने कहा था कि यदि मैंने कोई मशीन डिजाइन की है तो उसकी कुछ ना कुछ हम लोग टरबाइन डिजाइन करते हैं तो एक मैक्सिमम एफिशिएंसी को कंसीडर करके चलते हैं। ठीक, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो कर्व थे कुछ इस तरीके से मिले थे हमें, कुछ अलग अलग तरीके के कर्व। ठीक, तो ये सारे कर्व जाकर के एक जगह पे एक पर्टिकुलर एफिशिएंसी पे खत्म होते हैं, बशर्ते ये परसेंटेज लोड के साथ था। किसके साथ था, परसेंटेज लोड के। ये क्या बताने की कोशिश कर रहा था कि ये जो कर्व थे ये कैप्लन का था और ये मेरा पेल्टन व्हील के लिए खींचा गया था। ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि इन दोनों जो टरबाइन होती है कैप्लन और पेल्टन, इनकी पार्ट लोड इफिशियंसी भी बहुत अच्छी होती है। क्यों, क्योंकि ये बहुत तेजी के साथ अपनी मैक्सिमम इफिशियंसी के कहां पास पहुंच जाते हैं। जो ये जिस मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए डिजाइन किए गए हैं उसके बहुत जल्दी कुछ ही पार्ट लोड में ये क्या करते हैं, उसके पास पहुंच जाते हैं। यानी इनकी जो पार्ट लोड इफिशियंसी अच्छी होती है, जबकि ये फ्रांसिस, प्रोपेलर और जो भी रेडियल फ्लो टरबाइंस हैं इनकी पार्ट लोड इफिशियंसी कैसी होती है, पुअर होती है। ये पार्ट लोड पे अच्छा काम नहीं करती, ये सिर्फ अपनी डिजाइंड कंडीशंस पे तो बहुत अच्छा काम करती हैं। फ्रांसिस हो गई, रेडियल हो गई, ये प्रोपेलर टरबाइन, ये कैसी हैं, ये अपनी डिजाइन कंडीशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उस समय तो इफिशियंसी आपने इसी इफिशियंसी के लिए डिजाइन ही किया है, तो उस समय का अच्छा काम करती हैं। लेकिन कैप्लन और पेल्टन टरबाइन ऐसी होती हैं जो पार्ट लोड पे, यानी उनमें यदि लोड घटता बढ़ता भी है तो भी अच्छा काम करती हैं, जबकि ये हमारी टरबाइन अच्छा काम नहीं करती। ये हमने किसके केस में पढ़ा था, टरबाइन से केस में ऑपरेटिंग कर्व्स पढ़े थे। क्लियर, ठीक है। फिर इसके बाद हमने जो कर्व पढ़े थे वो थे आइसो इफिशियंसी कर्व। कौन से कर्व थे, आइसो इफिशियंसी कर्व, आइसो इफिशियंसी कर्व। ठीक, आइसो इफिशियंसी कर्व मैंने जैसा बताया कि अभी हम लोगों ने क्या देखा था, क्यू और इफिशियंसी का, जब ओवरऑल इफिशियंसी का हम लोगों ने कर्व खींचा तो कुछ ऐसा मिला, अलग अलग स्पीड पे कुछ इस तरीके से मुझे कर्व मिल रहा है। ठीक, ये हमारा मान लीजिए 960 पे था, ये 880 पे था, ये 800 पे था, फिर इसी तरीके 720 और 640 इस तरीके से ये कर्व मिल रहे थे। तो यदि मैं किसी भी कर्व को गौर से देखता हूं तो मैंने कहा था कि भाई यदि मैंने पर्टिकुलर किसी 0.7 इफिशियंसी किया, यदि किसी 960 पे बात यदि मैं कर रहा हूं, तो यदि इस लाइन को हॉरिजॉन्टल खींचा जाए तो ये क्या कर रहा है, यहां पे मुझे दो डिस्चार्ज मिल रहे हैं जो क्या सेम इफिशियंसी देते हैं, जो 0.70 होती है। यही बेसिस बन जाता है आइसो इफिशियंसी कर्व का। यानी अलग अलग ऐसे डिस्चार्ज जो सेम क्या करेंगे, सेम इफिशियंसी देंगे, यानी आइसो इफिशियंसी देंगे, एक जैसी इफिशियंसी देंगे जो कर्व्स, वो क्या कहलाएंगे, आइसो इफिशियंसी कर्व कहलाएंगे। ठीक, ये हमने टरबाइन के केस में भी खींचे थे और पंप के केस में भी खींचेंगे। ठीक, टरबाइन के केस में जब हम लोगों ने खींचा था तो एनयू के रिस्पेक्ट में खींचा था। यहाँ पे ये कर्व एनयू के रिस्पेक्ट में थे और यहाँ ओवरऑल इफिशियंसी कुछ इस तरीके से। तब यहाँ पे ये गेट ओपनिंग के किस में थे, ये फुल गेट ओपनिंग, ये 3/4, ये 1/2, 1/4 इस तरीके से थे। तब भी बात वही थी कि यदि हमने एनयू को देखा था और यदि मैं किसी एक गेट ओपनिंग पे देखूं तो यदि किसी एक पर्टिकुलर इफिशियंसी 0.70 के लिए, तो मुझे दो स्पीड ऐसी मिलती हैं जहां पे मुझे इफिशियंसी कैसी मिल जाती है, सेम। तो ये बिल्कुल कर्व आइसो इफिशियंसी कर्व दोनों ही केस में कैसे होते हैं, सिमिलर खींचे जाते हैं। दोनों को देखते हैं कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे यदि एक तरफ मैं टरबाइन का सेक्शन दूंगा, दूसरी तरफ पंप के लिए देखेंगे, तो सबसे पहले यदि मैं यहां इस तरफ सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए देखते हैं कैसे खींचेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमने डिस्चार्ज के रिस्पेक्ट में और ओवरऑल एफिशिएंसी के रिस्पेक्ट में एक कर्व खींच लिया। क्लियर? ठीक है, तो यदि डिस्चार्ज के रिस्पेक्ट में मैंने कर्व खींचा 960 पे, ठीक, ये किसके लिए 960 पे, फिर
880 पे, फिर नेक्स्ट 800 पे मान लीजिए, फिर इसी तरीके से 720 और इसी तरीके से मान लीजिए 640, इस तरीके से। क्लियर? और यही कर्व मैं खींचने जा रहा हूं आपके हेड पे। किस पे? हेड और क्यू के साथ। तो क्यू कैसे बने थे? कुछ ऐसे बने थे। तो ये मेरा 960 पे था, ये मेरा 880 पे था मान लीजिए, और ये मेरा 800 पे था, और ये 720 मान लीजिए, ये 640। क्लियर? अब जरा समझते हैं कि यदि मैं यहां पे एक, ये मान लीजिए 0.5, ये 0.6, ये 0.7, ओवरऑल इफिशियंसी ये 0.8, इस तरीके से है। तो यदि मैं 0.5 वाली लाइन खींचता हूं, जरा इसको और थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, 1 by 1 देखेंगे। क्लियर? तो ज्यादा समझ में आएगा कि यदि मेरे पास ये क्या है, 0.5 वाली लाइन है, ठीक है, और ये मेरा कर्व है किसके लिए? 960 के लिए। किसके लिए है? 960 के लिए। तो 960 के लिए यहां से आप पॉइंट उठाइए और इसको प्रोजेक्ट कर दीजिए 960 वाली लाइन पे, यहां पे। ठीक इसी तरीके से ये कर्व थोड़ा सा बड़े बना लीजिए, तभी आपका आएगा। क्लियर? तो कुछ ऐसा। ठीक, तो इन पॉइंट्स को आप प्रोजेक्ट कर दीजिए। तो ये 0.5, ये 0.5। इसी तरीके से यदि 0.6 वाली लाइन आएगी तो ये 0.6 960 वाली लाइन पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं अभी, तो ये 0.6 वाले, तो यानी इस तरह 0.7 वाले पॉइंट मिलेंगे तो वो यहां पे मिल जाएंगे। इसी तरीके सिमिलर, तो आपको इस तरीके से इसी तरह 0.8 वाले मिलेंगे तो वो यहां पे मिल जाएंगे। ठीक, ये हमने 960 के पॉइंट प्रोजेक्ट कर दिए। ठीक, इसी के अंदर से जो अगली लाइन जा रही होगी वो क्या होगी? वो होगी 880 वाली, यानी ये 960 पे मिले, इसी तरीके से 880 वाले मिलेंगे। तो 880 वाले जब पॉइंट प्रोजेक्ट करेंगे तो कुछ यहां से कुछ इंटरनली शुरू होंगे। क्लियर? कुछ इंटरनली वो शुरू होंगे ऐसे। ठीक है, तो यदि इंटरनली कुछ शुरू होंगे तो वो पॉइंट कहीं ऐसे मिल जाएंगे, ये 0.5 के लिए। इसी तरीके से 0.6, तो 0.6 यहां प्रोजेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह 0.7 देखेंगे तो 0.7 प्रोजेक्ट हो जाएंगे, 0.8 प्रोजेक्ट हो जाएंगे। क्लियर? इसी तरीके से आप नेक्स्ट 800 के लिए डिजाइन करेंगे। किसके लिए? 800 के लिए। तो 800 वाले के लिए 0.5 और अंदर यहां कहीं अप्लाई करेगा। फिर इसी तरीके से और 0.6 के लिए यहां पॉइंट मिल जाएंगे, 0.7 के लिए यहां, 0.8 के लिए यहां। इसी तरीके से आप जो नेक्स्ट है हमारा 720 के लिए डिजाइन करेंगे तो 720 वाले। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये 0.5 वाला कर्व पॉइंट जो था वो कैसा होता जा रहा है, ऐसे मिलते चले जाएंगे। ठीक, यानी ये कर्व निश्चित तौर पे एट द एंड इस तरीके से बंद हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? इस तरीके से, यानी ये 0.5, ये 0.6, ये 0.7 और ये 0.8, कुछ इस तरीके से कर्व मिल जाएंगे। क्या ये पूरा कर्व जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 50% के लिए इफिशियंसी के लिए कर्व है, यानी ये इस पूरी लाइन पे आपको 50% इफिशियंसी मिलने वाली है। इसी तरीके से इस पूरी लाइन पे आपको 60% इफिशियंसी मिलने वाली है, इस पूरी लाइन पे आपको 70% इफिशियंसी, और इस पूरी लाइन पे आपको 80% इफिशियंसी मिलने वाली है। क्लियर? और इन सब की मैक्सिमम इफिशियंसी, ये जो पॉइंट थे मैक्सिमम इफिशियंसी के पॉइंट, वो कहां पे लाई कर रहे हैं? वो किसी इस पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। यानी ये जो कर्व है, ये वाला कर्व जो आएगा, ये मेरा ये जो इनके मैक्सिमम पॉइंट्स को जोड़ता हुआ कर्व आएगा, ये कहलाएगा मेरा मैक्सिमम इफिशियंसी कर्व। क्या कहलाएगा? मैक्सिमम इफिशियंसी कर्व।
वहीं ये वाला जो कर्व है, ये जो सारे कर्व खींचे हैं हमारे, ये क्या कहलाते हैं, ये आइसो इफिशियंसी कर्व कहलाते हैं, जहां पे सभी पॉइंट्स पे क्या है, इफिशियंसी सेम है। यानी मैं इस पूरे लाइन पे कहीं पे भी खड़ा होऊंगा तो मुझे 50% की ही इफिशियंसी मिलेगी। ये तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में है। बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर टरबाइन के लिए अप्लाई किया था हमने। सबसे पहले मैंने कहा था कि आप यहाँ पे NU और नीटा नॉट का कर्व खींच दीजिए, तो वो इसी तरीके से फुल गेट ओपनिंग पे मिला होगा। ठीक इसी तरीके से वहां पे अलग मिला था, एक फुल गेट ओपनिंग थी, फिर इसके बाद 3/4 थी, फिर इसके बाद और देखा था तो हमारा 1/2 आया था, फिर 1/4 आया था, कुछ इस तरीके से। और फिर इस मैंने कहा था कि इसी कर्व को उठाइए NU और QU के लिए खींच दीजिए, तो वहां पर डिस्चार्ज यहां पे था। और यदि मैंने मान लीजिए फ्रांसिस टरबाइन या फुल्टन टरबाइन या जिसके लिए आप खींचना चाहते हैं, तो जिसके लिए आप एक किसी के लिए देख लेते हैं, जैसे फ्रांसिस टरबाइन के लिए जो QU की लाइन थी वो कुछ ड्रॉपिंग लाइन थी ऐसी। ठीक, तो उसी तरीके से कि आप यहां पे क्या करने वाले हैं, 0.5, 0.6, 0.7, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 इसी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक, तो यदि मैं इस केवल फुल गेट ओपनिंग पे बात करूंगा, यदि 0.5 की बात करूंगा तो इस पॉइंट को प्रोजेक्ट करना है मुझे, तो ये मेरा फुल गेट ओपनिंग का कर्व था, तो 0.5 यहां कहीं मिल जाएगा, फिर 0.6 थोड़ा अंदर करके मिलेगा, फिर इसके बाद 0.7 यहां है तो 0.7 वाले और अंदर मिलेंगे, और ये 0.8 वाला यहां मिलेगा, यानी यहां कहीं मिलेगा। इसी तरीके से यदि मैं 3/4 पे देखूंगा तो 0.5 और शिफ्ट कर गया है, क्योंकि यहाँ पे 3/4 के लिए यहां से मिलेगा ऐसे। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे मिलेगा 0.5 के लिए, 0.6 और अंदर शिफ्ट कर जाएंगे, 0.7 और अंदर शिफ्ट कर जाएंगे। इसी तरीके से आप जब 1/4 के लिए 1/2 के लिए जाएंगे तो यहाँ पे 0.5 वाला मिलेगा, यानी यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। तो ये पॉइंट उतना ही क्या हो जाते हैं, कोइंसाइड करते चले जाएंगे। ठीक, और आपको जब इस तरीके से आप कर्व खींचेंगे तो आपको एक 0.5 का इस तरीके से, 0.6 के पॉइंट आप मिलाएंगे तो ऐसे, 0.7 के मिलाएंगे तो ऐसे, 0.8 के मिलाएंगे तो ऐसे, इस तरीके से क्लोज कर्व आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप खींच करके क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो कर्व मिलते हैं आपको, ये कर्व कहलाते हैं आपके आइसो इफिशियंसी कर्व। क्या कहलाते हैं, आइसो इफिशियंसी कर्व। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, आइसो इफिशियंसी कर्व, या इन्हीं को मुसल कर्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुसल कर्व, मुसल कर्व, आइसो इफिशियंसी कर्व या मुसल्स कर्व भी कहा जाता है। ठीक, और इसी तरीके से इन सब के यदि जो क्लोज कर्व है, इनके यदि मैक्सिमम पॉइंट को जोड़ने वाला कर्व होगा तो ये कहलाएगा मैक्सिमम इफिशियंसी कर्व, मैक्सिमम इफिशियंसी कर्व। क्लियर, तो ये आपको क्या, इन कर्व का यूज क्या है, ये कर्व आपको क्या दे रहे हैं, एक तरीके की पूरी रेंज प्रोवाइड कर देते हैं कि यदि आपको 0.50 पे काम करना है। क्लियर, ये क्या कह रहे हैं, यदि आपको 0.50 पे काम करना है तो आप इनमें से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। यदि आपको 0.60 पे काम करना है तो इस कर्व के रिस्पेक्ट में आप कोई भी हेड और कोई भी डिस्चार्ज लेकर के काम कर सकते हैं। यदि आपको 0.70 पे काम करना है तो आप इसके हेड और इसके डिस्चार्ज को आपस में कंबाइन करके कोई भी किसी भी रेंज पे काम कर सकते हैं। तो ये कर्व किस लिए होते हैं, ये एक तरीके की रेंज प्रोवाइड कर देते हैं कि इस इफिशियंसी पे काम करने के लिए आपको हेड और डिस्चार्ज की कौन कौन सी वैल्यू अवेलेबल है। क्लियर, आइसो इफिशियंसी कर्व का सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है खींचने का कि ये कर्व क्या करते हैं, मुझे रेंज प्रोवाइड कर देते हैं। रेंज क्या देते हैं, प्रोवाइड रेंज फॉर सेम इफिशियंसी, फॉर सेम इफिशियंसी। एक इफिशियंसी के लिए मुझे क्या दे रहे हैं, रेंज दे रहे हैं, यानी ढेर सारी क्या मिल जाएंगी। यदि मैं यहां पे खड़ा हूं तो यहां के लिए HM, तो उसके करस्पॉन्डिंग Q कितना होगा, वो है तो 0.50 ही। यहां पे 0.50 पे काम करना है तो HM कुछ होगा, Q कुछ होगा। यहां पे आपको काम करना है 0.50 पे, HM कुछ होगा। तो एक तरीके से आपको ढेर सारी वैल्यूज मिल जाती हैं
कि आपको यदि HM इतना रखना है तो Q इतना रखना है, यदि आपको 50% इफिशियंसी चाहिए। यदि आपको 70% इफिशियंसी पे काम करना है, यदि आपका हेड HM इतना है तो आपको डिस्चार्ज इतना मिलेगा। इस तरीके से ये क्या देते हैं, आपको एक रेंज प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आइसो एफिशिएंसी कर्व। ठीक, ये 3 कर्व हमने किसमें, टरबाइन में भी पढ़े और तीनों कर्व हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी काम करते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं जिस कर्व की, वो कर्व है मेरे कांस्टेंट हेड एंड डिस्चार्ज कर्व, जो कि हमारे खींचे जाते हैं कांस्टेंट हेड एंड डिस्चार्ज कर्व। ये कर्व भी आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए खींचे जाते हैं। किसके लिए खींचे जाते हैं, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए खींचे जाते हैं। किस लिए खींचे जाते हैं उसको देखते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया है, स्पीड को कांस्टेंट रखा था हर एक केस में। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, जनरली स्पीड को कांस्टेंट करके देखा। तो अब यदि मुझे क्या चाहिए कि स्पीड के साथ कैसे वेरी करेंगी चीजें, उसको देखना है, तो मुझे कांस्टेंट हेड और डिस्चार्ज कर्व की जरूरत पड़ी सेंट्रीफ्यूगल पंप में। यानी अब मैं स्पीड को वेरी कराना चाहता हूं, ऐसे कर्व खींचना चाहता हूं जो स्पीड के साथ वेरी करे, और उसमें मैं अपने हेड P और Q की वैल्यू की बात करूंगा। ठीक, तो मैं सबसे पहले यदि बात करूं किसकी, स्पीड के साथ H की बात करते हैं, तो स्पीड के साथ यदि आप H का कर्व खींचना चाहते हैं, तो मैंने कहा था कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा mr ओमेगा स्क्वायर के, या कह सकता हूं कि ओमेगा स्क्वायर के, या कह सकते हैं n स्क्वायर के। यानी यदि स्पीड के साथ आप HM का वेरिएशन देखना चाहते हैं, हेड का वेरिएशन देखना चाहते हैं, तो वो कैसा होगा, पैराबोलिक नेचर का होगा। कैसा होगा, पैराबोलिक नेचर का होगा। यानी कुछ ऐसा कर्व मिलेगा आपको, पैराबोला। ये कर्व आपको बताएगा कि H कैसे डिपेंड करेगा स्पीड के साथ, n स्क्वायर की उसमें, जबकि ये किस पे, अभी हम लोगों ने Q को कांस्टेंट मान रखा है। सिर्फ किसका वेरिएशन देखा है हमने, HM का वेरिएशन देखा है और Q को कांस्टेंट रखा है। क्योंकि ये कर्व क्या कह रहे हैं, किसी एक चीज को तो कांस्टेंट मान करके आपको खींचना ही पड़ता है कर्व। ठीक है, सारे वेरिएबल्स एक साथ आप वेरिएट नहीं कर सकते, किसी एक चीज को, पर्टिकुलर चीज को कांस्टेंट मान करके हम लोग कर्व खींचते हैं। तो ये तो हेड का वेरिएशन दिख गया मुझे। अब यदि आपको डिस्चार्ज का वेरिएशन चाहिए, किसका, डिस्चार्ज का वेरिएशन चाहिए स्पीड के टर्म में, तो यदि डिस्चार्ज चाहिए तो डिस्चार्ज मैं जानता हूं Q बराबर होता है AB। क्या होता है, Q बराबर AB। एरिया तो खत्म, तो सिंपली क्या है, डिस्चार्ज वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एरिया किसी एक पर्टिकुलर पंप के लिए सेम रहने वाला है। यानी मैं B बराबर R ओमेगा कह सकता हूं, यानी मैं ये कह सकता हूं कि N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी आपका, यदि मैं डिस्चार्ज की बात करूं स्पीड के साथ, तो निश्चित तौर पे ये कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। यानी Q जो वेरी करेगा वो कुछ ऐसा वेरी करेगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन वेरी करेगा, लेकिन HM क्या मान के चल रहे हैं हम, कांस्टेंट खींचा गया है। ये कर्व किसमें है, जब आप HM को कांस्टेंट रखे हुए हैं और स्पीड को वेरी करा करके देख रहे हैं कि आपका डिस्चार्ज कैसे घटेगा बढ़ेगा। तीसरा कर्व आपका दिखाई देता है पावर कर्व। तो पावर में आप देखिए तो रो P बराबर, सिंपली हम लोगों ने देखा था, ये पावर कौन सी होती है, शाफ्ट पावर होती है। क्या कौन सी पावर, तो सिंपली रो GQH अपॉन इफिशियंसी नॉट। तो यहां पे आपका शाफ्ट पावर की यदि बात की जाए तो ये रो G, ये इफिशियंसी नॉट तो क्या हो गए, कांस्टेंट है, तो ये Q और H के, और Q किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, N के, यानी N, और H किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, N स्क्वायर के। यानी आपका शाफ्ट पावर N क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाली है। यानी आपका क्यूबिक कर्व मिलेगा आपको कुछ ऐसा, और क्यूबिक कर्व मिलेगा, पावर कैसी होने वाली है, N क्यूब होने वाली है। और ये कर्व आपने कब खींचा होगा, खींचा है आपने जब Q को कांस्टेंट माना है। क्या माना है कि आपका डिस्चार्ज कांस्टेंट है। तो पावर आपकी तभी इनपुट, शाफ्ट पावर आपकी तभी बढ़ेगी जब स्पीड बढ़ेगी, लेकिन स्पीड कितनी, स्पीड के कंपैरिजन में N क्यूब जब स्पीड बढ़ती है तब आपका पावर का कर्व इस तरीके से मिलता है।
तो ये सारे कर्व हम लोगों ने देखे, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, ये परफॉर्मेंस कर्व होते हैं। क्या होते हैं? जहां पे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ने क्या बताया हमें, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व सिंपली क्या कर रहे थे, परफॉर्मेंस को डिटरमाइन कर रहे थे अलग अलग कंडीशंस पे एट अ कांस्टेंट स्पीड। वही बात की हमने ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व की, तो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी क्या किसी एक पर्टिकुलर मशीन के लिए खींचे जाते हैं, ये गेन करने के लिए उसकी डिजाइन कंडीशंस कौन सी होंगी जो पर्टिकुलर एक मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए होने वाली है। वहीं जो तीसरे कर्व थे आइसो एफिशिएंसी कर्व, उनका यूज क्या है कि वो एक रेंज प्रोवाइड करते हैं कि यदि आप इस पर्टिकुलर इफिशिएंसी पे काम करना चाहते हैं तो आपको हेड और डिस्चार्ज की कौन कौन सी वैल्यूज आपको मिल सकती हैं इस पर्टिकुलर इफिशिएंसी पे काम करने के लिए। ठीक, वहीं यदि बात करें कांस्टेंट हेड एंड डिस्चार्ज कर्व की, ये क्या बता रहे हैं, ये सिंपली सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके हेड, पावर और डिस्चार्ज किस तरीके से वेरी करेंगे स्पीड के रिस्पेक्ट में यदि किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट माना जाए। क्लियर? ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व क्या कर लिए, खत्म होते हैं हम लोगों के। ठीक, इसके बाद हम लोगों का जो होगा, अब हम लोगों का है सेंट्रीफ्यूगल पंप इन सीरीज और पैरेलल, कि जब हमें डिस्चार्ज एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा चाहिए तो हम क्या करें, हेड ज्यादा चाहिए तो हम क्या करें। ठीक, इन सारी चीजों में बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।